नमस्कार। मैं एक बार फिर आपके साथ कंटेंटमेंट है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ रीजनिंग, तर्क और किसी समस्या के समाधान में तर्क शक्ति का अनुपयोग। तो तर्क क्या है? रीजनिंग तर्क किसी समस्या के समाधान में सहायक होता है। तर्क तार्किक चिंतन का उत्कृष्ट रूप और जटिल मानसिक प्रक्रिया है। इसे साधारणतः औपचारिक नियमों से संबद्ध किया जाता है, पर पशु और मानव इस बात का अनुभव किए बिना तर्क का प्रयोग करते हैं। मानव में तर्क शक्ति उच्च श्रेणी की होती है, यद्यपि कुछ पालतू पशु जानवर ये भी अपनी रीजनिंग का उपयोग करते हैं, यद्यपि उनमें निम्न स्तर का तर्कन होता है या तर्क शक्ति या तर्क चिंतन होता है। किसी समस्या का समाधान जो है उसमें सहायक होता है तर्क। अब यहाँ कुछ मनोवैज्ञानिकों ने रीजनिंग को परिभाषित करते हुए अपनी परिभाषाएं दी हैं। तो सबसे पहली परिभाषा जो है मन ने दी है, उन्होंने बताया कि तर्क किसी समस्या का हल करने के लिए अतीत के अनुभवों को सम्मिलित रूप प्रदान करता है, जिसको केवल पिछले समाधानों का प्रयोग कर हल नहीं किया जा सकता। तो पिछले समाधानों का प्रयोग करके हल नहीं किया जा सकता है, इसका मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि वर्तमान में भी अलग से इसके लिए कुछ आयाम और चिंतन करना पड़ता है, तब समस्याओं का समाधान होता है। गेट्स ने तर्क की परिभाषा देते हुए बताया है कि तर्क फलदायक चिंतन है जिससे किसी समस्या का समाधान करने के लिए पूर्व अनुभवों की नई विधियों से पुनर्संगठित या सम्मिलित किया जाता है। और स्किनर ने तर्कन की शक्ति परिभाषा के लिए बताया है क्या तर्क शब्द का प्रयोग कारण और प्रभाव के संबंधों की मानसिक स्वीकृति को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। यह किसी अवलोकित कारण से एक घटना की भविष्यवाणी या किसी अवलोकित घटना के किसी कारण का अनुमान हो सकती है। तो इस प्रकार जो परिभाषा है तर्क शक्ति के संदर्भ में है। अब इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि तर्क चिंतन की प्रक्रिया है, थिंकिंग प्रोसेस है। रीजनिंग है वो थिंकिंग प्रोसेस है। तर्क द्वारा अर्जित प्रत्ययों का उपयोग समस्या के समाधान हेतु किया जाता है, यह निश्चित है। अब तर्क के सोपान कौन कौन से हैं? जॉन डीवी ने अपनी पुस्तक हाउ वी थिंक में तर्क के 5 सोपानों की या 5 स्टेप्स की जो है बात की है। 5 पदों का उल्लेख किया उन्होंने। तो पहला पद जो है जॉन डीवी ने बताया है समस्या की उपस्थिति। तो समस्या की उपस्थिति, तर्क का आरंभ किसी समस्या की उपस्थिति से होता है। समस्या की उपस्थिति व्यक्ति को उसके बारे में विचार करने के लिए बाध्य करती है। दूसरा पद जो है समस्या की जानकारी। व्यक्ति समस्या का अध्ययन करके उसकी पूरी जानकारी प्राप्त करता है और उससे संबंधित तथ्यों को एकत्र करता है। तीसरा पद सोपान है समस्या समाधान के उपयोग। व्यक्ति एकत्र किए हुए तथ्यों की सहायता से समस्या का समाधान करने के लिए विभिन्न उपायों पर विचार करता है और एक उपाय का चुनाव यानी चयन करता है। जो भी उचित उपाय है उसका व्यक्ति समस्या के समाधान के लिए सब उपायों के औचित्य और अनुचित्य पर पूर्ण रूप से विचार करने के बाद उसमें एक उचित जो पद है, उचित उपाय है, उसका चयन करता है। इसलिए उचित उपाय का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ वन मेथड। अगला 5वां जो पद बताया है उपाय का प्रयोग।
तो व्यक्ति अपने निर्णय के अनुसार समस्या का समाधान करने के लिए उपाय का प्रयोग करता है। तो हम उक्त सोपानों को एक उदाहरण देकर स्पष्ट कर सकते हैं। जब बाहर से घर लौटने पर माँ अपने बच्चे को रोता हुआ देखती है तो उसका रोना माँ के लिए एक समस्या उपस्थित कर देता है। अब वह उसके रोने के, यानी माँ है वो बालक के रोने के कारणों की खोज करके समस्या का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करती है। उसके विचार से बच्चे के रोने के 3 कारण हो सकते हैं। अकेला था इसलिए रो रहा है, कोई चोट आई होगी खेलते समय, या फिर भूख लगी होगी। वह बच्चे को आलिंगन करके उसे चुप करने का प्रयास करती है, पर बच्चा चुप नहीं होता है। वह उसके संपूर्ण शरीर को ध्यान से देखती है, लेकिन शरीर पर कहीं कोई चोट तो नहीं है। अतः वह इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि बच्चा भूखा है, अपने भूख को शांत करने के लिए रो रहा है। तो वह यहाँ चयनित उपाय के आधार पर और एक उपाय का जो चयन करती है और उसके आधार पर समस्या जो बच्चे के रोने की समस्या है, उस समस्या को समाधानित करने के लिए बालक को दूध पिलाती है। दूध पीकर बच्चा चुप हो जाता है। तो इस प्रकार समस्या का समाधान हुआ माँ के लिए। अब आगे जो है तर्क के प्रकार। तर्क काइंड्स ऑफ रीजनिंग 2 प्रकार बताए हैं यहाँ। एक है आगमन तर्क, जिसको इंडक्टिव रीजनिंग कह सकते हैं। इंडक्टिव रीजनिंग इज ए मेथड ऑफ डिस्कवरी एंड रिसर्च, ये प्रोफेसर भाटिया ने बताया है। यानी अनुसंधान और खोज की विधि है। तो आगमन तर्क जो है, आगमन विधि है या तर्क, आगमन तर्क जिसको कह सकते हैं इंडक्टिव। इस तर्क में व्यक्ति अपने अनुभवों या अपने द्वारा संकलित तथ्यों के आधार पर किसी सामान्य नियम या सिद्धांत का निरूपण करता है। इसमें ये 3 स्तरों से गुजरता है: निरीक्षण करता है, परीक्षण करता है और सामान्यीकरण करता है। यानी ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड जनरलाइजेशन, यानी सामान्यकृत उसको अप्लाई करता है। उदाहरणार्थ, जब उसी माँ का उदाहरण लें तो बच्चे को रोता हुआ पाती है, तब वह उसके रोने के कारणों की खोज करके निष्कर्ष पर पहुंचती है कि वह भूख के कारण रो रहा है। इस प्रकार इस विधि में हम विशिष्ट सत्य से सामान्य की ओर अग्रसर होते हैं। अतः हम भाटिया के शब्दों में जो इसको परिभाषित कर सकते हैं कि आगमन विधि खोज और अनुसंधान की विधि है। दूसरा जो प्रकार बताया है डिडक्टिव रीजनिंग। इस तर्क में व्यक्ति दूसरों के अनुभवों, विश्वासों या सिद्धांतों का प्रयोग करके सत्य का परीक्षण करता है। उदाहरणार्थ, यदि माँ को इस सिद्धांत में विश्वास है तो बच्चे को रोता हुआ देखकर तुरंत इस निष्कर्ष पर पहुंच जाती है कि उसे भूख लगी और इसलिए उसे दूध पिला देती है। इस प्रकार इस विधि में हम एक सामान्य सिद्धांत को स्वीकार करते हैं और उसे नवीन परिस्थितियों में प्रयोग करके सिद्ध कर देते हैं। तो यहाँ प्रोफेसर भाटिया ने बताया कि निगमन विधि यानी डिडक्टिव जो रीजनिंग है, निगमन विधि प्रयोग और प्रमाण की विधि है। डिटेक्शन इज ए मेथड ऑफ एप्लीकेशन एंड प्रूफ, ये बताया है प्रोफेसर भाटिया ने। अब यहाँ आगमन और निगमन एक दूसरे के विरोधी जान पड़ते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। ये तर्क कहे जाने वाली एक प्रक्रिया, एक ही क्रिया के 2 भाग हैं, एक ही क्रिया के 2 पहलू हैं। इसलिए आगमन तर्क और निगमन तर्क साथ साथ चलने वाले हैं। लेकिन दोनों में अंतर इतना है कि यहाँ डिस्कवरी एंड रिसर्च का है, यानी खोज और अनुसंधान है आगमन, और निगमन जो है वो प्रयोग और प्रमाण का है। तर्क का प्रशिक्षण। अब यहाँ ट्रेनिंग ऑफ रीजनिंग, जीवन के सभी क्षेत्रों में तर्क या तार्किक चिंतन की आवश्यकता और उपयोगिता को स्वीकार किया जाता है। सेनापति या जो सैन्य कमांडर होते हैं, दूर बैठे अपने सैन्य टुकड़ियों से अपने तर्क शक्ति का प्रयोग करके युद्ध स्थल पर सैन्य संचालन के आदेश देता है। प्रशासक इसी शक्ति के कारण अपनी नीतियों का निर्माण और उनमें परिवर्तन करता है और उनको लागू करता है। अतः शिक्षक पर बालकों की तर्क शक्ति का विकास करने का बड़ा उत्तरदायित्व है। वह ऐसा अधोलिखित विधियों के माध्यम से कर सकता है। कौन? शिक्षक। शिक्षक कौन सी विधियों के माध्यम से बालकों में तर्क शक्ति का विकास कर सकता है, अर्थात तर्क शक्ति का जो है ट्रेनिंग दे सकता है।
तो पहला बताया है कि आगमन विधि, इंडक्शन, आगमन विधि तार्किक चिंतन के विकास में योग देती है, अतः अध्यापक को अपने शिक्षण में इस विधि का प्रयोग करना चाहिए। वाद विवाद, विचार विमर्श, भाषण प्रतियोगिता आदि तार्किक चिंतन को प्रोत्साहित करते हैं, अतः शिक्षक इनका समुचित आयोजन करे विद्यालयों में विद्यार्थियों के मध्य। खोज, प्रयोग और अनुसंधान का तार्किक चिंतन में महत्वपूर्ण स्थान है, तो शिक्षक द्वारा बालकों को इस प्रकार के कार्य करने के अवसर दिए जाने चाहिए। एकाग्रता, संलग्नता, आत्मनिर्भरता के गुणों के अभाव में तार्किक चिंतन की कल्पना नहीं की जा सकती, अतः शिक्षक को बालकों में इन गुणों का विकास किया जाना चाहिए। निरीक्षण, परीक्षण और स्वयं क्रिया में तार्किक चिंतन के प्रयोग का उत्तम अवसर मिलता है, अतः शिक्षक बालकों के लिए इससे संबंधित क्रियाओं की व्यवस्था करें। पूर्व द्वेष, पूर्व निर्णय, पूर्व धारणा तार्किक चिंतन में बाधा डालती है, यानी पूर्वाग्रह जो है वो तार्किक चिंतन में बाधा डालती है। अतः शिक्षक को बालकों को, यानी शिक्षक बालकों को इनके दुष्परिणामों से भली भांति अवगत करा देना चाहिए कि पूर्वाग्रस्त न रहें। किसी समस्या के समाधान करने की विभिन्न विधियों पर विचार करने से तार्किक चिंतन को बल मिलता है, तो शिक्षक द्वारा बालकों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान खोजने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। शिक्षक द्वारा बालकों को तर्क करने की वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करके किसी समस्या का अध्ययन करके स्वयं ही किसी नियम, निष्कर्ष या सिद्धांत पर पहुंचने का प्रशिक्षण दे, तो बालकों में रीजनिंग का विकास हो सकता है। गेट्स और अन्य मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि तार्किक चिंतन की योग्यता अचानक प्रकट न होकर आयु और अनुभव के साथ विकसित होती है, अतः अध्यापक द्वारा शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर बालकों को अपने तार्किक चिंतन के अवसर और प्रयोग करने के लिए जो उचित अवसर दिए जाने चाहिए। वैलेंटाइन ने भी बताया है, मनोवैज्ञानिक हैं वैलेंटाइन, कि शिक्षक को बालकों के समक्ष केवल उन्हीं विचारों को प्रस्तुत करना चाहिए जिनके सत्य का वह स्वयं निरीक्षण कर चुका है। साथ ही वह बालकों को अपने विचारों से प्रभावित न करके बालकों को स्वयं अपने विचारों का निर्माण करने का प्रशिक्षण दे। अब रीजनिंग जो है वो विद्यालय में किस प्रकार से विकसित की जा सके, तो रीजनिंग एंड स्कूल, तो तर्क शक्ति का या तर्कना योग्यता को विकसित करने के लिए विद्यालयों के जो विभिन्न प्रयास किए गए हैं, विद्यालयों के अंतर्गत या विद्यालय स्कूली शिक्षा प्रणाली में पाठ्यक्रम के माध्यम से और शैक्षिक गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों में रीजनिंग पावर विकसित करने के लिए जो प्रयास किए जाने चाहिए वो इस प्रकार से हैं। नंबर 1 है शैक्षिक दैनिक जीवन की समस्याओं से परिचय। बालकों को समस्या से अवगत कराने के लिए पढ़ाई गई विषय वस्तु दैनिक जीवन से संबंधित होनी चाहिए। दैनिक जीवन के उदाहरणों द्वारा समझाने पर विद्यार्थी के मस्तिष्क में विषयगत समस्याएं उत्पन्न होती है। नंबर 2 है उपयोगी गुणों का विकास। अनुभव, बुद्धि, दृढ़ निश्चय, लगन इत्यादि गुणों का विकास तार्किक चिंतन के लिए आवश्यक है। इनमें बुद्धि के अलावा अन्य सभी गुण प्रयास करने पर विकसित हो सकते हैं, अतः विद्यार्थियों में इनके विकास की कोशिश की जानी चाहिए। प्रयोगात्मक उपयोगिता की समस्याओं का हल। तीसरा नंबर है प्रयोगात्मक उपयोगिताओं की समस्याओं का हल। अब प्रयोगात्मक उपयोगिता है, बालकों को प्रयोगात्मक उपयोगिता वाली समस्याएं हल करने को दी जानी चाहिए। जैसे 9 बिंदु को इस तरह बांधो कि उनसे 3 पंक्तियां बन जाए और प्रत्येक पंक्ति में 3 बिंदु हों, फिर पेंसिल को उठाए बिना 4 सीधी रेखाएं खींचें, या फिर इसी प्रकार की जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स दी जाती हैं, रेखा चित्रीय समस्याएं दी जाती हैं, या अधूरे चित्र को पूरा करने का जो कार्य दिया जाता है, शब्दों को पूरा करने के लिए उचित अक्षर उनमें चयनित करके लिखने होते हैं। तो इस प्रकार से प्रयोगात्मक ये प्रोजेक्ट तरीके से होता है, प्रयोगात्मक उपयोगिता होती है। विशिष्ट विषयों का ज्ञान। विशिष्ट समस्याओं को सुलझाने के लिए विशिष्ट विषयों में योग्यता प्राप्त करना अति आवश्यक है। अतः अध्यापक को चाहिए कि विद्यार्थियों के विषय का ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही उनके सामने समस्या रखें।
क्योंकि स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रत्येक या विशिष्ट जिस भी विषय की समस्या है उस विषय की योग्यता प्राप्त करना आवश्यक है। पर्यावरण से परिचय विद्यार्थियों के समक्ष तर्क के लिए दी जाने वाली समस्याएं वर्तमान जीवन से संबंधित होनी चाहिए जो उसके चारों ओर के पर्यावरण से प्रभावित हो रही हो। बालक अपने आसपास के मनुष्यों, पर्यावरणीय संस्थाओं और घटकों, समितियों, प्रक्रियाओं को जानने के बाद तर्क करने का प्रयास करेंगे। तर्क करने में जो त्रुटियां हों उन्हें अध्यापक द्वारा दूर किया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ, वाद विवाद में बालक अपने समक्ष या अपने पक्ष को प्रस्तुत करने में अनेक तर्क देते हैं। बाद में अध्यापक को चाहिए कि वक्ताओं को व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से उनके द्वारा किए गए तर्क की कमियों से अवगत कराए। फिलॉसफी या यूं कहें कि रीजनिंग का या तर्कशास्त्र का ज्ञान जो है होना चाहिए, यानी लॉजिक, तर्कशास्त्र के नियमों का अध्ययन उपयोगी होगा। इसके लिए अध्यापक को चाहिए कि पहले वह स्वयं तर्कशास्त्र के नियमों से परिचित हों, तत्पश्चात विद्यार्थियों को इनका ज्ञान कराएं। इन नियमों को जाने बिना शिक्षित व्यक्ति भी सही प्रकार से चिंतन नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार लॉजिक एंड रीजनिंग का ये कंटेंट पूरा होता है।